देखोगे कि बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जो आज भी जादवपुर राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। भारत का एकमात्र प्योर साइंस का विश्वविद्यालय है। तो आप देख रहे हैं, अब ये नहीं कह सकते हैं कि जितने छात्रों ने बहिष्कार किया होगा सबका दाखिला हो गया हो, लेकिन विकल्प दिया, अर्थात मानसिकता दिखाया कि हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास साधन और संसाधन बहुत सीमित है। इसलिए हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने देश के सेठ, साहूकार, कुबेरपति, धनपति से ये आह्वान किया कि आप स्कूल, कॉलेज दान करें ताकि हम उसमें अपने बच्चे को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर सकें। इस प्रकार भारत में एक नारा बन गया, शिक्षा दान महादान। जैसे अभी है रक्तदान महादान, वैसे उस समय ये नारा बन गया। आप सब भी पढ़े हो किसी न किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से, तो जरूर आपने देखा होगा, आपके चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, किन्हीं न किन्हीं दानदाता के द्वारा वो दान में ही प्रदान किया गया है। तो ये परंपरा इसी समय शुरू हुई और इसी समय हमारे उग्रवादी नेताओं ने ग्राम न्यायालय पर बल डाला कि पंच परमेश्वर मान लो और अविलंब न्याय प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार उन्होंने न केवल सरकार को परेशान किया, बल्कि आम भारतीय जनता में ये विश्वास जागृत किया कि नहीं, हम विकल्प दे सकते हैं, हम चाहेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो कि ये स्वदेशी आंदोलन इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, जब भी किसी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे के ऊपर सभी राजनीतिक दल का समर्थन यदि उसे प्राप्त हो जाए उस मुद्दे को, तो वो मुद्दा बड़ा लोकप्रिय हो जाता है। मान लो आज हम कोरोना काल से लड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं समस्त राजनीतिक दलों कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दो, खासकर लॉकडाउन के समय में हम सब सहमत थे, इसलिए लॉकडाउन सफल रहा। खैर, क्या रहा ये भविष्य में इतिहास तय कर लेगा। तो उसी प्रकार उस समय भारत में 3 प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियां थी। ठीक है, और वो तीनों राजनीतिक प्रवृत्तियां जो थी वो इसका क्या कर रही थी, समर्थन कर रही थी। देखो कौन कौन सा है, आप जान ही रहे हो। उदारवादी, दूसरा सामाजिक सुधारवाद, और तीसरा उग्रवादी। उस समय का जो भारत था 1906 का, उस समय भारत में ये 3 ही राजनीतिक प्रवृत्तियां थी। उसमें भी जिसको आप कहते हो एकदम प्योर राजनीतिक विचारधारा, वो ये और ये थी। ये जो आप देख रहे हो, ये वास्तव में सोशल रिफॉर्मर है।
सामाजिक सुधारवादी हैं, ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर इसको आपने क्यों जोड़ लिया? तो मेरे भाई, जो सोशल रिफॉर्मर होता है उससे जो सामाजिक चेतना बनती है वही राजनीतिक चेतना, वही राजनीतिक विचार बन के भविष्य में आता है। इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। और बंगाल विभाजन के पश्चात जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत सुधारवादी नेता ने ही किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, मैंने दोनों का नाम लिया। आप सब जानते हैं ये कोई राजनेता नहीं थे, ये बेचारे क्या थे, समाज सुधारक थे, विद्वान थे। जनता से अपील किया, जनता ने उनकी बातों को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से इन्होंने भी योगदान दिया, इसलिए हम इनको भी इंक्लूड कर लिए। तो अब तुम बेहतर तरीके से समझ रहे हो कि उस समय 3 राजनीतिक प्रवृत्तियां थी, तीनों ने इनका समर्थन किया। हाँ, समर्थन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई तन मन धन से होगा, कोई व्यवस्था में दे रहा होगा, ये हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले उदारवादी की स्थिति देखो। भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि इस गुट के नेता थे। कांग्रेस के मंच पर बड़े प्रभावशाली थे, कांग्रेस पर इनका कब्जा था, सब देख ही चुके हो। लेकिन तुमने ये भी तो पढ़ा है कि स्वदेशी के संबंध में इनका विचार क्या था कि ये मात्र संरक्षणवादी आंदोलन है, ये एक आर्थिक संदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि इन्होंने उग्रवादियों के दबाव में, कलकत्ता अधिवेशन में बंगाल विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार को स्वीकार जरूर किया था, लेकिन ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भीषण आंदोलन छेड़ने के पक्ष में नहीं था कि जिससे अंग्रेजों को विवश होकर जाना पड़े। इसलिए इनका अभी भी ब्रिटिश न्याय के ऊपर इनका विश्वास बना हुआ था, और इसलिए ये आंदोलन को लंबा नहीं खींचना चाहते थे। और संयोग से उस समय लॉर्ड मार्ले ब्रिटेन मंत्रिमंडल में भारत मंत्री बनाए गए। लॉर्ड मार्ले एक महान उदारवादी नेता थे। तो हमारे देश के उदारवादियों की पूरी आशाएं लॉर्ड मार्ले के साथ बंध गई कि अब लॉर्ड मार्ले निश्चित तौर पर ही भारत का उद्धार कर देगा। तो अब देखो, यही राजनीतिक भूल होती है कि राजनेता को हमेशा परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए, परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस समय भारत में अंग्रेजों के प्रति एक लड़ाकू मानसिकता थी। लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे थे। राष्ट्रवाद शहरी क्षेत्रों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आ चुका था। लेकिन हमारे इन उदारवादी नेताओं ने इन परिस्थितियों के साथ अपना संतुलन नहीं बैठाया, इसलिए यही राजनीति से बाहर हो गए।
अब दूसरे प्रवृत्ति की ओर आओ, सुधारवादी सामाजिक सामाजिक सुधारवाद। पीसी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, ये सब सुधारक इसके क्या थे? नेता थे। ठीक है, और ध्यान देना बेटा, इनके प्रयास को ही रचनात्मक स्वदेशी कहा गया है। वास्तव में विकल्प देने वाले यही थे, विकल्पों का निर्माण करने वाले यही थे। इसलिए इसको रचनात्मक स्वदेशी कहा गया है। और ये टर्म रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जिसे बाद में गांधी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ाया। तो स्वदेशी और रचनात्मक स्वदेशी में भी अंतर है। रचनात्मक स्वदेश, भाई आप स्वदेश संबंधी कोई चीज बोल रहे हो तो स्वदेशी, लेकिन जब उसे आप विकल्प के रूप में दे रहे हो तो वो रचनात्मक स्वदेशी। इन लोगों का स्पष्ट कहना था कि वास्तव में हम अपनी आत्म सहायता करके आत्मनिर्भर हो जाए, भारत भी आत्मनिर्भर राष्ट्र बन जाए। देखो, आपको कोई दूसरा आत्मनिर्भर नहीं कर सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण है, आज के संदर्भ में भी इसे ध्यान रख। आप अपनी आत्म सहायता से ही आत्मनिर्भर हो सकते हो। उसमें आपको कोई सहयोग कर दे वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप कहोगे कोई आपको अपने कंधे बैठाकर आत्मनिर्भर कर देगा, संभव नहीं। तो इनका कहना है कि आत्म सहयोग से आत्मनिर्भर बनिए। यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा तो भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन जाएगा। और इसके लिए गांवों और शहरों के बीच की खाइयों को क्या करना होगा? कम करना। हमें गांवों और शहरों के साथ अपनी प्रक्रिया को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। हमें राष्ट्रीय शैक्षिक प्रक्रिया को शहरी क्षेत्र से निकालकर ग्रामीण क्षेत्र की ओर ले जाना होगा। दूसरा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने स्वदेशी को रचनात्मक स्वरूप दिया। और अब तीसरा जो है उग्रवादी, तो भाई साहब इनका तो सब किया कराया ही है। जिस प्रकार से वंदे मातरम, न्यू इंडिया, संध्या, युगांतर, ये सब पत्रिका हैं, इसके माध्यम से इन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था कि स्वशासन के अतिरिक्त हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। भाई साहब आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और भारत को क्या कर दो? मुक्त कर दो। ठीक है ना? और इन्होंने तय कर लिया कि हमें ब्रिटिश सरकार से
किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। देखते हैं ये भारत में कैसे शासन चला लेगा। इतनी बड़ी सिविल और सैनिक प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने लाखों भारतीयों को रोजगार दे दिया है। मिलना चाहिए 100 रुपया, देता है 10 रुपया। हमसे टैक्स वसूलता है, हमारे कच्चे माल का दोहन करता है, हमारे ही बाजार को मंडी बना लिया है। तो हम इससे सारे संपर्क तोड़ लें बहिष्कार के द्वारा। और स्वदेशी के द्वारा अपना उत्पादित माल लाएंगे। और हमें इससे कोई बम गोला बारूद से नहीं उड़ाना है, अपने ये भाग जाएंगे। देखते हैं कि बिना हमारे सहयोग का ये कैसे शासन चला लेगा। बिपिन चंद्र पाल ने इसी को निष्क्रिय प्रतिरोध कहा कि यदि हम सरकार से सारे संबंधों को तोड़ लें तो सरकार भारत में शासन चलाने के लिए क्या हो जाएगा? बहिष्कार हो जाएगा। तो सरकार, यदि हम बहिष्कार कर दें तो सरकार शासन नहीं चला पाएगी, वो निष्क्रिय हो जाएगा और उसे भारत से जाना होगा। अब देखो, राष्ट्रवाद का मुद्दा यहां तक बढ़ गया कि अरविंद घोष ने तो स्पष्ट कह दिया कि यदि क्या हुआ, सरकार का दमन यदि हमारी सहनशीलता से ऊपर चली जाएगी तो हम भी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर देंगे। ठीक है। अब जिस उत्साह से उग्रवादियों ने स्वराज के मामले को सामने रखा और उसके प्राप्ति के लिए निष्क्रिय विरोध का रास्ता चुना, उसने तो भैया जानते हो बंगाल विभाजन जिस मुद्दे पर ये आंदोलन शुरू हुआ था वो गौण हो गया। ठीक है। और स्वराज की प्राप्ति प्रमुख मुद्दा बन गया। एक क्षेत्रीय मुद्दा बंगाल विभाजन था, उसने पहली बार राष्ट्रीय स्वरूप का रूप धारण कर लिया। तो यहीं से हम भारतीयों में कि अंग्रेजों के संपर्क का हमें लाभ नहीं लेना है, बल्कि हमें स्वराज की प्राप्ति करना है, एक लक्ष्य बन गया। और अंतोगत्वा 40 वर्ष के संघर्ष के बाद ले ही लिया। भाई 1906-7 में ये हुआ, 47 में उनको जाना पड़ा। तो यहीं पर आपने मानसिकता बनाई। ये मानसिकता हम इन उग्रवादियों की महान सेवा है इस राष्ट्र के प्रति। ठीक है। ये स्वदेशी आंदोलन था। तो बेटा पहले ये थोड़ा सा लिख लो, तब हम इसकी सीमाओं में आएंगे। परिचय जो मैंने लेक्चर दिया वहीं से आप फैक्चुअल चीज़ें निकाल लेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन आता है, इसके साथ ये जुड़ा रहता है, तो पहले ये आप लिखें तब हम वहाँ जाएंगे। लिखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के लिए, बेटा पहले लिख दो, शीर्षक बना दो स्वदेशी आंदोलन और उसके लोकप्रियता के कारण।
और उसके लोकप्रियता के कारण। ठीक है, चलो अब लिखो, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जिन समितियों का गठन किया गया, उन समितियों के सिद्धांतों में धर्मनिरपेक्षता से धार्मिक पुनर्जागरण तक संतुलित राजनीति से राजनीतिक सुधारवाद तक और राजनीतिक उग्रवाद भी इन समितियों की सीमाओं में था। वास्तव में बंगाल विभाजन आंदोलन में बहुत सी राजनीतिक विचारधाराएं जनमानस का समर्थन पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। पैराग्राफ बदलो, संतुलित राजनीतिक मत जिसका प्रतिनिधित्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, कर रहे थे, इन्हें अभी भी ब्रिटिश न्याय में आस्था थी और आंदोलन को बहुत आगे खींचने के पक्ष में नहीं थी। उदारवादी मार्ले का ब्रिटेन में भारत मंत्री बनाए जाने पर उनकी आशाएं लॉर्ड मार्ले पर आधारित थी।
लॉर्ड मार्ले पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान लड़ाकू मानसिकता के प्रति उनका अनु उत्साह इतना ज़्यादा था कि वह जल्दी ही अपनी लोकप्रियता को खो बैठे। पैराग्राफ बदलो। सामाजिक सुधारवाद एक दूसरी प्रवृत्ति थी जिसके प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्रनाथ टैगोर, पीसी राय, सतीश चंद्र मुखर्जी, थे। यह रचनात्मक स्वदेशी के नाम से भी जाना जाता है। रचनात्मक स्वदेशी के नाम से भी जाना जाता है। रचनात्मक स्वदेशी का उद्देश्य आत्म सहायता से आत्मनिर्भर होकर राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना था। आत्म सहायता से आत्मनिर्भर होकर राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना था। इसके लिए स्थानीय उद्यम, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रक्रिया, तथा शहरों एवं गांवों के बीच खाई को पाटने के लिए सुधार समितियां स्थापित करने पर बल दिया गया। पैराग्राफ बदलू। राजनीतिक उग्रवाद एक तीसरी प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आया। जिसकी अभिव्यक्ति न्यू इंडिया, वंदे मातरम, कॉमा देते जाना, संध्या, तथा युगांतर पत्रिकाओं से मिली जो भारत के लिए स्वशासन की मांग कर रहे थे।
भारत के लिए स्वशासन की मांग कर रहे थे। उग्रवादी नेताओं ने स्वराज की स्थापना का नारा दिया तथा उसे प्राप्त करने के रास्ते को खोजा गया। तथा उसके रास्ते को उसे प्राप्त करने के रास्ते को खोजा गया। वो जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बहिष्कार की नीति को ब्रिटिश वस्तु तथा शैक्षणिक संस्थाओं के दायरे से बढ़ाकर ब्रिटिश अदालतों तथा सेवाओं तक ले जाना चाहिए, ताकि ब्रिटिश शासन को जड़ों से हिलाया जा सके। जिसे बिपिन चंद्र पाल ने निष्क्रिय विरोध की संज्ञा दी। निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा दी। अरविंद घोष ने इस योजना को और आगे बढ़ाया। यदि ब्रिटिश दमन भारतीय सहनशीलता के आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अरविंद सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार थे। जिस उत्साह से उग्रवादियों ने स्वराज के मामले को सामने रखा और उसके प्राप्ति के लिए निष्क्रिय विरोध का सुझाव दिया, उसके सामने अन्य सभी बातें गौण हो गई। यहाँ तक कि बंगाल विभाजन जिससे इसकी शुरुआत हुई थी,
वह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा उद्देश्य और लक्ष्य की स्पष्टता ने उग्रवादी नेताओं को 2 वर्ष के अंदर ही असाधारण प्रगति का अवसर प्रदान किया। लिख लिया बेटा? अब देखो, क्या यह राष्ट्रीय जन आंदोलन था? तो सबसे पहले तो क्या ये राष्ट्रीय था? फिर ये जन था या नहीं था? देखो, राष्ट्रीय का मतलब है, क्या यह भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्र में समर्थन प्राप्त कर पाया? नंबर 1, जन तभी होगा जब इसमें किसान और मजदूर की भागीदारी होगी, क्योंकि भाई साहब भारत में जन 99% तो उस समय यही थे। देखो, आज तक अंग्रेजों के खिलाफ हमने जो भी आंदोलन किया वो राष्ट्रीय स्वरूप नहीं ले पाया था, लेकिन इसने लिया है। देखो, मुद्दा क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय होने का मतलब भाई एक प्रांत का विभाजन किया गया था, लेकिन पहली बार एक क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर